हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। परिश्रम 2026 बैच में एक बार फिर से आप सभी माय डियर ललुलाल्स का स्वागत है एक और फिजिक्स की कक्षा के अंदर। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूं, सुनाई पड़ रहा हूं? तो एक बार जल्दी से फायर वाला इमोजी बना दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी आवाज सभी तक ठीक ठाक पहुंच रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है, तो एक बार जल्दी से फायर वाला इमोजी बना दे, जल्दी जल्दी फटाफट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं बेटा। आई एम फाइन आई एम फाइन, आई एम बहुत बढ़िया, आई एम एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं सब? आपके क्या हाल चाल हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आज है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज है लेक्चर नंबर 5, ठीक है जी। तो आज हम डायपोल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं डायपोल के बारे में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे डायपोल की, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आज हम करने वाले हैं कवर, ठीक है। इससे ज्यादा भी अगर कुछ कवर हो पाया तो ट्राई करेंगे कवर करने की, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा आज ही क्लास के अंदर ही कि हम किस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अभी भी यूज करेंगे, आगे भी यूज होगा, मतलब डायपोल के अंदर भी हम उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या है आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए चैट को भी फिलहाल बंद कर देते हैं, चैट की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और डायपोल से रिलेटेड कौन कौन सी बातें करनी है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। हम पोटेंशियल निकालेंगे डायपोल का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे डायपोल की, फिर उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कैसे काम कर रही है ये भी देखेंगे, और इसके बाद हम एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल के द्वारा बनाई गई जो पोटेंशियल होती है, नेट पोटेंशियल जो होता है, उसको भी निकालेंगे। तो ये सारे काम हम आज करने वाले हैं। आपके लिए जरूरी है कि ये लेक्चर देखने से पहले आपको डायपोल के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जैसे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको पी से लिखते हैं, छोटा पी, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, डायपोल का बेसिक पता होना चाहिए, मतलब कि डायपोल होता क्या है, दिखता कैसा है, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ये सारी बेसिक बेसिक बातें चैप्टर 1 के अंदर थी, वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। इतना ही चाहिए आपको, है ना। क्योंकि पता क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं बैच के अंदर और फिर वो इसको रिकॉर्डेड देखते हैं और फिर कहीं से भी देख लेते हैं बीच में से, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। आप सब तो देखो, आप साथ ही चले हो, है ना भाई। जब से बैच चालू हुआ है तब से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ही चले हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी जुड़े हैं। तो जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है भाई कि सीधा चैप्टर 2 पे नहीं कूद सकते, आपको चैप्टर 1 पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर 1 की सभी चीजें लगभग चैप्टर 2 में यूज होती हैं। चैप्टर 1 की सभी चीजें लगभग चैप्टर 2 के अंदर यूज होती हैं, चैप्टर 3 के अंदर भी यूज होती मिलेंगी आपको, और चैप्टर 4 में भी यूज होती मिलेंगी। हाँ, ये शुरू के 4-5 चैप्टर जो है ना, ये सब इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो ये सारे आपको ढंग से पढ़ने हैं, ऐसा मत करना कि बीच में कूद जाओ तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। आइए चालू करते हैं। फिर सबसे पहले होमवर्क की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसके अंदर बच्चे कुछ कह रहे हैं कि एरर है, वो मैं एक बार देख लूंगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया, मैं देख नहीं पाया, तो इसको अपन एक बार प्रैक्टिस में ले लेंगे दोबारा से। जब प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा ना, तब मैं इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है उसके अंदर कुछ एरर है, मैं एक्चुअली रेक्टिफाई नहीं कर पाया उस एरर को, टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने का, मैं एक बार देख लूंगा। ये वाला जो प्रोटॉन वाला सवाल था, ठीक है ना, इसको अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सब ठीक था, इसके अलावा सब बढ़िया था। इक्विवेलेंस सरफेस पढ़ा था हमने, वो भी सही, वो भी सही, वो भी सही। उसके बाद हमने 4 सवाल दिए थे आपको होमवर्क में करने के लिए। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर चारों के चारों सवाल आसान थे, बन गए हमसे। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बन गए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये चारों के चारों सवाल कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में हैं। या तो कोई बोर्ड का पीवाईक्यू है, नहीं तो कोई सीयूईटी का पीवाईक्यू है, नहीं तो कोई एनडीए का पीवाईक्यू भी है। हां, हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे एनडीए की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, क्योंकि उदय में बहुत सारे बच्चे थे, वो सारे बहुत हद तक ट्रांसफर हुए हैं परिश्रम के अंदर, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये 4 क्वेश्चन अगर आप बना ले गए, जो कि इजी सवाल थे चारों के चारों, तो आप ये समझ लो कि बोर्ड का पीवाईक्यू, एनडीए का पीवाईक्यू, सीयूईटी का पीवाईक्यू और नीट का पीवाईक्यू, ये सबका सब पीवाईक्यू ही से था। मैंने कोई सवाल नहीं बनाया खुद से अपने मनमर्जी से, ये सबके सब सवाल प्रीवियस ईयर सवाल ही थे, ठीक है। तो अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं एक बार ये वाला सवाल क्या है। कह रहा है ड्राइंग करनी है आपको, और ये 2009 में आया हुआ है, पीवाईक्यू है, मतलब किसका, बोर्ड का, ठीक है। कह रहा 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन द मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के अंदर
जेड डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन वो इंक्रीज कर रही है अपने मैग्नीट्यूड में, वो इंक्रीज कर रही है अपने मैग्नीट्यूड में, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो खट 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 पास पास बनते जाएंगे, उनके बीच में गैपिंग कम होती जाएगी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब घटती है तो गैपिंग बढ़ती है, कल हमने बहुत सारे एग्जांपल इसके देखे थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहती है तो गैपिंग भी कांस्टेंट रहती है। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है तो ये बनाने का तरीका है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो एक काम करते हैं, हम एक जेड डायरेक्शन मान लेते हैं। पहले तो ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर की तरफ। कहीं भी मान सकते हो भाई, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव जेड आपको ऐसे ही मानना है, यही जेड है, ऐसा कोई नहीं है। वो तो हमने कन्वेंशन ले रखा है कि एक्स इसको मानो, वाई इसको मानो और जेड इसको मानो। तो ऐसे में ना आप दिखा नहीं पाओगे, ऐसी डायरेक्शन में आप दिखा नहीं पाओगे, 3D ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप एक आराम से काम कर सकते हो, आप ये ऊपर वाली डायरेक्शन को लेट कर लो कि ये पॉजिटिव जेड है, ठीक। हमने लेट कर लिया कि ये वाली जो दिशा है, बना भी दिया, दिखा भी दिया साइड में कि ये क्या है, पॉजिटिव जेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, यहां देखो, यहां देखो, और ये इंक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो फिर आगे बढ़ेगा, ये आगे मामला बढ़ेगा ऐसे। और मामला आगे बढ़ेगा, देख रहे हो, डेंस करता जा रहा हूं मैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेंस करता जा रहा हूं, करनी पड़ेगी। कुछ समझ रहे हो बात कि क्या चल रहा है ये? कुछ कहानी समझ में आ रही है? बहुत सुंदर तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सुंदर तरीके से बना के बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे जेड की तरफ मूव कर रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे दिखाया जाएगा? अगर डायग्रामेटिकली शो करना हो तो कैसे शो करोगे यार? ऑब्वियस सी बात है, आपको फील्ड डेंस करते जाना है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी फील्ड की, है ना, लाइनें पास पास जहां ज्यादा होंगी वहां फील्ड ज्यादा होगी। यह बात चैप्टर 1 की है, यह बात चैप्टर 1 की है। जहां पर देखो ना, उतने ही गोले में 3 लाइनें आ रही हैं, है ना, और उतने ही गोले में अब 1 लाइन आ रही है। इसका मतलब यहां पर फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कम है। समझ गए ना? ऐसे देखा था ना हमने, ये मैंने आपको करके दिखाया था चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है ना। इसको हटाओ, अभी इसको हटाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब बारी है ईपीएस बनाने की, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने की। कह रहे 3 बनाने हैं, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस, 3 बनाने हैं। तो 3 बना लेते हैं, लो बनाते हैं 3। एक बनाया यहां, ऐसी बनना चाहिए ना भाई, फील्ड उसके परपेंडिकुलर चीर के जानी चाहिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर चीर के जानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी है ईपीएस की, ठीक है ना। दूसरा ईपीएस कहां बनेगा? ये तो पहला बना, ये तो पहला बना। दूसरा कहां बनेगा? दूसरा सर यहां बना दो, ठीक है जी, बना दिया। तीसरा कहां बनाए? तीसरा उसके थोड़ा और पास बना दो, कम गैपिंग पे, है ना। और थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाने के लिए चौथा भी बना देता हूं मैं, विजुलाइज करवाने के लिए चौथा भी बना देता हूं। ये चौथा बन गया, और विजुलाइज करवाऊं, ये 5वां बन गया, और विजुलाइज करवाऊं, ये 6ठा बन गया। देख रहे हो क्या हो रहा है?
देखा आपने? गैपिंग देखो जरा, ईपीएस नंबर 1, ईपीएस नंबर 2, ईपीएस नंबर 3, ईपीएस नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 1 और 2 के बीच का गैप देख, 2 और 3 के बीच का गैप देख, 3 और 4 के बीच का गैप देख, 4 और 5 के बीच का गैप देख, और 5 और 6 के बीच का गैप देख। बोल ये गैप घट रहा है कि नहीं घट रहा? घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? घटना चाहिए भाई, घटना चाहिए, है ना? बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, आपको 3 ही दिखाने थे तो ये वाले 3 उड़ा देता हूं मैं, ये 3 काफी हैं। ठीक है ना? ईपीएस 1, ईपीएस 2, ईपीएस 3। एक बार फिर सवाल पढ़ लेते हैं। ड्रॉ 3 इक्विवेलेंट सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन। हाउ आर दीस सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड जेड? अगर कांस्टेंट होती तो क्या होता? तो इनके बीच में गैपिंग सेम रहती, इनके बीच में गैप कम ना होता, गैप कांस्टेंट रहता। आइए थोड़ा सा वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? अब इसने भाई ने पूछा ही है तो वो एग्जांपल भी ले चलते हैं साथ। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लेता हूं। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट हो गई। और ईपीएस कैसा बनेगा फिर इसका? क्या समझे? क्या समझे? ये गैप देखो, ये कम हो गया लेकिन ये गैप फिक्स है। ठीक है ना? पहला ईपीएस, दूसरा ईपीएस, तीसरा ईपीएस, गैप फिक्स रहेगा। ठीक है ना? इसमें गैप कम होता जाएगा क्योंकि फील्ड बढ़ रही है। बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? बच्चों ने कर लिया था, मोस्टली बच्चे बता रहे थे मुझे कि कर लिया सर हमने। एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था, कह रहा चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस R। एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कुलर पाथ। ठीक है जी, अंदाजे से बना दिया मैंने सर्कुलर पाथ। उसके सेंटर पर Q2 चार्ज है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है जी, सुन लिया हमने। चार्ज Q2 is at the center of a circular path, radius R. Work done in carrying a charge Q1 once around this equidimensional path would be. प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है ईपीएस की कि भाई अगर आपने एक चार्ज Q1 ले रखा है और आप इसको चलाते 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 वापस यहीं ले आए तो आप इसको चला तो ईपीएस पे रहे हो ना। और ईपीएस के अलोंग जब भी चलाया जाता है कोई भी चार्ज तो वर्क डन करना नहीं पड़ता। द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। जब भी आप ईपीएस पर, और ये तो पूरा चक्कर लगवा दिया इसने, पूरा चक्कर भी ना लगवाओ, यहां से यहां भी ले जाओ, चाहे यहां से यहां भी ले जाओ, चाहे यहां लाके छोड़ दो, यहां से यहां भी ले जाओ और चाहे यहां लाके छोड़ दो, और यहां से यहां ऐसे 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 ले जाओ और यहां लाके वापस छोड़ दो, सब केसेस में 0 वर्क। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बिलो शोज रीजन, ये पीवाईक्यू बोर्ड का है बेटा, ये पीवाईक्यू बोर्ड का है और मशहूर सवाल है, नीट में भी पूछा गया है सवाल। ये नीट में भी पूछा गया सवाल, पूछता है द डायग्राम्स बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। ठीक है जी, ए टू बी, ये ए है, देख ध्यान से, और ये बी है, ए से बी लेकर के आ रहे हैं, यहां पर भी ए से बी लेकर के आ रहे हैं, यहां पर भी ए से बी लेकर के आ रहे हैं, यहां पर भी ए से बी लेकर के आ रहे हैं। अलग अलग शेप के ईपीएस बने हुए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हुए हैं, बने रहने दो, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या पूछता है आगे? कह रहा पॉजिटिव चार्ज को ए से बी मूव किया गया तो मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर सी। कौन सा सच है इसमें से बताना है आपको। सभी 4 केसेस में वर्क डन सेम होगा क्या? मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड चाहिए ए फिगर में या मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड चाहिए बी वाली फिगर में? ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। ओके, ए से बी लेके आ रहे हैं, यानी 10 वोल्ट से 40 वोल्ट लेके आ रहे हैं, जंप है 30 वोल्ट का। ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, हां या ना? वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, अरे हां या ना तो बोल दो लल्लू लाल कहीं के। वर्क डन क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चेक करो ना पोटेंशियल डिफरेंस कहां ज्यादा है। शेप से कोई अंतर नहीं आता, शेप से बाल फर्क नहीं पड़ता भाई। शेप क्या होती है? शेप से कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल से फर्क पड़ता है, कितना पोटेंशियल कहां है और कितना कहां है, कहां से कहां लेके जा रहे हैं, बस इससे मतलब होता है। तो 10 से लाए हैं 40 पे, जंप लगा 30 का,
है ना। ए फिगर में जंप लगा 30 का, मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 का जंप है, 30 वोल्ट का जंप है। यहां 10 से लाए हैं, फिर से 40 पे, अगेन 30 वोल्ट का जंप है, ठीक। यहां लाए हैं 10 से 40 पे, अगेन 30 वोल्ट का जंप है, ठीक। यहां लाए हैं 10 से 40 पे, अगेन 30 वोल्ट का जंप है, ठीक। सभी पर सेम चार्ज को 30 वोल्ट का जंप दिलाया गया है। सब केसेस में वर्क डन सेम रहेगा, कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अरे भाई वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, क्या फर्क पड़ रहा है कि शेप कैसी है। शेप से क्या होता है भाई, पोटेंशियल का पॉइंट देखो ना, 10 वोल्ट से 40, यहां भी 10 से 40, यहां भी 10 से 40, यहां भी 10 से 40, जंप तो 30 ही वोल्ट का है। बात खत्म हो गई यार, बच्चों वाली बातें, आगे बढ़ते हैं। यह था आखिरी सवाल, आखिरी होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है, इसको शेल ही बोलते हैं भाई, आपके सिलेबस में भी शेल ही है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर यानी कि शेल। और ये रहा वो शेल, कहां गया भाई, ये रहा वो शेल, ठीक है। इसका रेडियस बोल रखा है आर है, ओके जी धन्यवाद। कह रहा है हैज अ पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल बता रखा है सरफेस पे ही होता है, आपको पता है वो 50 वोल्ट है। कह रहा है एट इट सरफेस, अच्छा बोल ही दिया, ठीक है, सरफेस पे ही होता है वैसे भी। द पोटेंशियल एट इट्स इनर पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर बाय 2, कह रहा है आर बाय 2 पर कितना होगा। आर पर अगर 50 है तो आर बाय 2 कहीं यहां होगा बीच में, यहां कितना होगा, कितना होगा। इनर पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है भाई साहब। इनर पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती तो फिर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सेम एज सरफेस। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट सेम एज सरफेस। द आंसर इज 50 वोल्ट। अगेन पूरे अंदर स्फेयर में एक ही पोटेंशियल रहेगा जो सरफेस पे होगा, पूरा अंदर तक भी। अंदर भी हवा है ना, हां तो हवा में भी होगा। अबे अंदर हवा है ना, हां है तो अंदर हवा में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होगा पोटेंशियल सब जगह पर। जो मर्जी पॉइंट ढूंढ लो आप, फुटबॉल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल, फुटबॉल के अंदर जहां जहां हवा भरी हुई है वहां पर भी सेम पोटेंशियल, वहां पर भी सेम पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डीवी बाय डी आर जीरो होगा। और माइनस का साइन कोई, ठीक है लो लगा दिया, है ना, इसका मतलब वी कांस्टेंट है, इसका मतलब वी कांस्टेंट है, ठीक है जी। ये चारों सवाल समझ में आ गए, फायर इमोजी चाहिए। ये चारों सवाल क्लियर हो गए ईपीएस के, तो भाई एक बार आग लगा दे जरा कमेंट सेक्शन में। ये चारों सवाल, ये चारों सवाल 1 2 3 और 4, ये चारों सवाल अगर आपके पल्ले पड़ गए हैं, ये चारों सवाल अगर आपके पल्ले पड़ गए हैं, ये चारों सवाल अगर आपके पड़ गए हैं तो ईपीएस आपका पक्का है, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ा जाए, मुद्दे पे आते हैं, अगले मुद्दे पे, ठीक है। चलिए, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका सवाल मैं आपको आज नहीं कराऊंगा। ये वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं छोटा सा टॉपिक है और इसका छोटा सा ही सवाल है, एक सवाल बनता है इसके ऊपर मामूली सा। मैं आपको लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन लूंगा तब इस पर सवाल जरूर करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा। अभी के लिए बस आप सुनो और मैं आपको बता देता हूं कि सवाल कैसा आता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ना। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए चार्जेस की एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। मतलब अब ज्यादा पेंटिंग नहीं करते, मैं हाथ से बना देता हूं, ठीक है। ये भाई एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ठीक है जी। ये क्या है, ई मतलब एक्सटर्नल फील्ड है। इसके अंदर आपने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, इसके अंदर आपने क्या किया, आप एक चार्ज लेकर के आए, एक चार्ज लेकर के आए इंफिनिटी से। और सवाल भी ऐसा ही आता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी कुछ 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 वैल्यू है। सुनिएगा ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी कुछ 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 वैल्यू है। आप एक चार्ज लेकर के आए और चार्ज को लाकर के आपने इस फील्ड में रखा, एक चार्ज को लाके आपने इस फील्ड में रखा। ये रहा वो चार्ज Q1 जिसको लाके आपने इस फील्ड में रखा। इंफिनिटी से लाए थे, लाके यहां रख दिया, ठीक है। फिर आपने एक और चार्ज लिया, उसको भी इंफिनिटी से उठा के लाए और लाके इस फील्ड में रख दिया, फिर से। तो ये Q2 मान लो यहां लाके रख दिया, Q2, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, सवाल बता दूं, अभी से सवाल बता दूं, चलो सवाल आपसे पूछेगा कि भाई फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्जेस इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख देता हूं, कोई नहीं, देख, फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग, असेंबल करना समझते हो ना, बैठाना ला करके, मतलब
ला करके सॉर्ट कर देना, चीजों को सेटल कर देना, सेट कर देना, असेंबल कर देना। असेंबल शब्द आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल का एक वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, एक फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा असेंबलिंग की बात कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग, फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्जेस इन ई एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके दो चार्जेस को बैठाने में कितना दम लगाना पड़ेगा आपको, कितनी एनर्जी लगेगी। वर्क डन बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है, मोटा मोटा सोचे तो। वैसे तो भाई अंदर की बातें तो आपको पता है, स्लो लाना पड़ता है, वो सारी कहानी है, लेकिन मोटा मोटा आपके सिलेबस में यही बात है कि जितना वर्क डन करोगे उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा जी, स्टोर हो जाएगा। ये बात पक्की है ना, ये बात पक्की है कि नहीं। एक्सटर्नल वर्क डन जो भी करोगे स्लोली वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा जी, स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि कितना वर्क डन कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो सुनिए, बहुत आसान है, सुनिए, बहुत ईजी है। देखो सवाल के अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आपको इस वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल पता हुआ होगा पहले से, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पहले से पता हुआ होगा कुछ ना कुछ, शायद वो V1 हो। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का भी आपको पोटेंशियल पता हुआ होगा पहले से। सवाल ही ऐसे आता है, मतलब आसान सवाल आता है और इसी प्रकार का सवाल आता है। यहां का पोटेंशियल पता होगा V1, यहां का पोटेंशियल पता होगा क्या, V2, ठीक है। और ला करके आपने चार्ज को रखा है Q1, ला के चार्ज को रखा Q2। आपसे पूछेगा बताइए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है या नेट वर्क डन कितना है, तो इसका जवाब आप ऐसे दोगे। देखो इसका जवाब ऐसे दोगे आप, यूनिट निकालना है जी, हां निकालना है जी, यानी वर्क डन निकालना है जी, हां जी वर्क डन निकालना है, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, सुनिएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो वर्क डन होता है क्या वो Q डेल्टा V नहीं होता, क्या होता है सर, होता है ना। तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो यहीं का चार्ज मल्टीप्लाई बाय यहीं का पोटेंशियल कर देंगे, यानी हम Q1 इंटू V1 करेंगे, हम चार्ज मल्टीप्लाई बाय वहीं का पोटेंशियल, वो वहां की एनर्जी बताएगा, ठीक है। प्लस वहां का चार्ज वहां का पोटेंशियल, यानी Q2 V2। क्या दिक्कत है भाई, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है बेसिकली, है ना। तो वहीं का चार्ज वहीं के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई, वहीं का चार्ज वहीं के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई, बस हो गया, हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक टर्म और आएगी, उस टर्म को मत भूलना, एक टर्म और आएगी, उस टर्म को गलती से भी मत भूलना। भाई साहब जब ये दो चार्जेस लाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड में असेंबल करोगे तो ये दो चार्जेस के बीच में भी तो एनर्जी का एक प्रभाव आएगा। आपने तो सिर्फ ये बात कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एनर्जी बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या एनर्जी बना रही है, इस पे क्या एनर्जी बना रही है, वो तो आपने लिख दिया, लेकिन ये दोनों आपस में भी तो कुछ ना कुछ घालमेल करेंगे, इनकी भी तो कुछ आपस में एनर्जी बनेगी ना, वो कौन लिखेगा। तो एक तीसरी टर्म और ऐड करनी पड़ेगी आपको यहां पर, K Q1 Q2 बाय R। समझ गए, कुछ डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, R होगा। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है दोनों चार्जेस के बीच में, बच्चे भूल जाते हैं ये, इसलिए एम्फोसिस करके बता रहा हूं। कुछ चीजें टीचर अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि बच्चा कहां गलती कर सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, बच्चा सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, हाँ जी एनर्जी होती है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, हाँ ये एनर्जी होती है, लिख के छोड़ दिया, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आंसर अधूरा छोड़ करके आ जाता है। नहीं जी, आपको ये वाला भूलना नहीं है, इसको भी जोड़ना है, क्योंकि दो चार्जेस अगर आए हैं तो उनके बीच की भी तो एनर्जी होगी ना, वो भी तो लगेगी ना, उसके खिलाफ भी तो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, तो वो आपको रखना पड़ेगा यहां पर, समझ गए ना। ठीक है, आसान टॉपिक था, बाकी सवाल जब आएगा तब ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि कैसे लग रहा है ये। मैं तो मोटी मोटी बात आप समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल आ गया। डायपोल जब किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो आपको पहले से पता है कि जब एक डायपोल को रखा जाता है फील्ड के अंदर तो तीन किस्से हो सकते हैं, मोटे मोटे तीन, एक्सट्रीम किस्से तीन हो सकते हैं, वैसे बीच के किस्से भी चलते हैं आपको पता है, पर एक्सट्रीम देखें तो तीन किस्से होते हैं, या तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये तीनों इक्विलिब्रियम की बातें भी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देखी थी कि ऐसे रख दे या ऐसे रख दे या ऐसे रख दे तो क्या होता है डायपोल के साथ, कब मैक्सिमम टॉर्क लगती है,
कब जीरो टॉर्क लगती है, कब ठीक ठाक टॉर्क लगती है, ये सब बातें हमने देखी है ना। एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर जाते हैं। जो बच्चे नए आए हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं ना करें, टॉपिक अच्छे से पढ़ करके आए, लेकिन जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको याद दिलवा रहा हूं, एक तरीके से यादों की बारात बना के दे रहा हूं आपको। सुनिएगा, अभी ये वाईके भी है, ठीक है ना, ये पिछले चैप्टर का वाईके भी देता हूं आपको, सुनिएगा। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ई एक्सटर्नल कुछ भी लिख लो, ई लिख लो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अब क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, आपने इसके अंदर लाके एक डायपोल को रख दिया, ठीक है। अब पहला डायपोल आपने कैसे लाके रखा, मैं तीनों केस एक ही में बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। मान लेते हैं आपने डायपोल को पॉजिटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज यहां लाके रख दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग 2a लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो बच्चों, है ना, क्योंकि इसके सेंटर से यहां तक हम a मानते हैं, यहां से सेंटर से यहां तक हम a मानते हैं, तो पूरा क्या लेते हैं, 2a लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मुझे लगता है इतना आपको याद होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं, ठीक। अब मान लो ऐसे लाके रख दिया, तो मुझे बताइए इस पर नेट टॉर्क कितनी लगेगी, नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो सीधी बात बता दूं, नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होगी। जैसे मर्जी डायपोल को रख लो, जैसे मर्जी मन करे वैसे रख ले, नेट फोर्स तो जीरो ही होनी है। क्यों जीरो होनी है सर, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ लगेगी QE और नेगेटिव चार्ज पर इस तरफ लगती है QE। क्या दोनों इक्वल फोर्सेस है, हां। क्या दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है, हां। क्या दोनों का कट जाना निश्चित है, हां, दोनों का कट जाना निश्चित है। और निश्चित है तो एफ नेट तो जीरो होना है, एफ नेट तो जीरो होना है, एफ नेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस वाले केस में टाउ नेट भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। क्यों, क्यों जी, नेट टॉर्क जीरो क्यों, नेट टॉर्क जीरो इसलिए क्योंकि फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, हमने डिराइव किया था। अब डिराइव तो दोबारा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, डिराइव दोबारा नहीं करवाऊंगा। P क्रॉस E खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, PE साइन थीटा, याद करो, याद करो। अच्छा, अब P क्या होता है, P होता है डायपोल मोमेंट, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ऐसे हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डायपोल मोमेंट, है ना। तो बेटा देख ध्यान से जरा, जो डायपोल मोमेंट की दिशा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा है, हां या ना। P और E के बीच में एंगल कितना, 0। फिर से देख, P की दिशा भी यही है, हां, E की दिशा भी यही है, हां। एंगल क्या, 0, एंगल 0 पुट कर दे, टॉर्क भी क्या आएगी, 0 आएगी, हां या ना बोल। P है, E है, लेकिन साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क नेट क्या आएगी भाई, 0 आएगी, ठीक है ना। तो एफ नेट भी 0, टाउ नेट भी 0। एक और केस डिस्कस करते हैं, एक और केस, उसमें हमने मान लो पॉजिटिव यहां रखा हुआ है और नेगेटिव यहां रखा हुआ है, मतलब डायपोल ऐसे लाने की वजह ऐसे लाके रख दिया फील्ड में, ऐसे लाने की वजह ऐसे लाके रख दिया। अब क्या होगा, अब भी एफ नेट जीरो ही होगा। एफ नेट हमेशा जीरो होता है भाई, एफ नेट हमेशा जीरो होता है। क्यों, क्यों सर, क्यों जीरो होगा, यहां देख, पॉजिटिव वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी QE, नेगेटिव वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगेगी QE। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, हां। क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, हां। क्या ये दोनों फोर्सेस कटनी चाहिए, हां। तो कटेंगी ना, और कट के क्या हो जाएगी, 0, इसलिए एफ नेट क्या है बेटा, 0 है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे में टॉर्क की बात करें तो टाउ नेट क्या होगा, ऐसे में टाउ नेट क्या होगा, करे पता, आओ करते हैं। P निकालो, P इसका P होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे इधर जाता हुआ इसका P होगा, E इधर, P इधर, एंगल क्या है, 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है जी। PE साइन 180 डिग्री भी क्या होता है बेटा, 0 0। तो इस तरफ भी जब ऐसे डायपोल है तो भी कोई टॉर्क नहीं, ऐसे डायपोल है तो भी कोई टॉर्क नहीं, तो सर फिर कब लगेगी टॉर्क, जब भैया मैक्सिमम टॉर्क लगेगी तो डायपोल ऐसे खड़ा हुआ होगा, ऐसे खड़ा होगा फील्ड में, ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। और इस केस में भी इधर लगेगी QE, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इधर लगेगी QE और नेगेटिव चार्ज पर इधर लगेगी QE, है ना। अभी भी पूरा ओवरऑल बॉडी पर देखे तो, अगर मैं इसका एक FBD बना के देखूं, मान लो ये FBD बना लिया मैंने, मान लो इस डायपोल का ये FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं जिसको। इस फ्री बॉडी डायग्राम पर राइट साइड पर कौन सी फोर्स है,
QE। लेफ्ट साइड पर कौन सी फोर्स है? QE। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों ऑपोजिट है? क्या कटनी चाहिए? हां, अभी भी कटेगी ही। अभी भी नेट फोर्स तो बेटा जीरो ही है। अभी भी नेट फोर्स तो जीरो ही है। इस केस में भी यहां लिख देता हूं इस केस को, एफ नेट तो अभी भी क्या है? जीरो ही है। लेकिन टाउ नेट का क्या कहना? टाउ नेट का यह कहना कि वो तो होती है पीई साइन थीटा। टाउ नेट होती है पीई साइन थीटा। पी बताओ, पी बताओ सर। माइनस से प्लस की तरफ होती है पी, ये रही पी। माइनस से प्लस की तरफ होता है डायपोल मोमेंट। एंगल क्या है? पी के साथ ई का एंगल क्या है? पी के साथ ई का एंगल है 90, और 90 एंगल अगर होगा तो टॉर्क होगी मैक्सिमम। तो पी भी है, ई भी है, और साइन 90 है, और साइन 90 1 होता है भाई। पी ई आ गई मैक्सिमम टॉर्क। टाउ मैक्स हो रहा है यहां पर तो टाउ मैक्स हो रहा है। ये सब बातें मैंने पिछली चैप्टर में आपको बताई थी। यादों की बारात दी है केवल ये, ठीक है ना? ये केवल यादों की बारात थी। सही है, बढ़िया। अब यही तीन केसों में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, न्यूट्रल भी है, लेकिन न्यूट्रल हम पढ़ते नहीं इसके अंदर, तो स्टेबल अनस्टेबल की ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना? और पोटेंशियल एनर्जी भी आप देखोगे तो भी दो ही जगह पर मैं आपको दिखाऊंगा। चलो तीसरी भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मोटा मोटा ये मान के चलो स्टेबल अनस्टेबल दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, है ना? अब स्टेबल क्या होता है याद है? यादों की बारात दे दूं। स्टेबल वो होता है कि जब आपने पहले वाला केस देखो, डायपोल है, आपने इसको हल्का सा छेड़ा तो ऐसे जाएगा, और ऐसे जाके टी 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 करता हुआ वापस यहीं आ जाएगा, है ना? मतलब ये ऐसे डायपोल है, आपने इसको हल्का सा छेड़ा, उसके बाद टॉर्क लगेगी, वापस आ जाएगा। नीचे को छिड़ा, टॉर्क लगेगी, वापस। ये ऑसिलेट करेगा थोड़ी देर, ऐसे 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 करता 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 मस्त ऐसे 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 करता 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 यूं आ जाएगा, है ना? तो यूं 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 थोड़ी देर होगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो पहला वाला केस है बेटा, ये जो पहला वाला केस है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। इसी से होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अच्छा, अब इस पर आते हैं तीसरे वाले केस पर। उसको छोड़ दो बीच वाले को, तीसरे वाले पर आते हैं। आप तीसरे वाले को देखना जरा क्या होगा भाई। अगर ये डायपोल ऐसे पड़े होने की बजाय ऐसे पड़ा है उल्टा, तो बेटा ये तलवार की नोक पे खड़ा है। क्यों सर तलवार की नोक पे क्यों खड़ा है? क्योंकि अगर आपने इसको जरा सा भी छेड़ दिया ना, जरा सा भी छेड़ दिया ना, तो इस पर फोर्स ऐसे लग रही है कि ये यूं घूम के वापस आ जाएगा। देखो, अगर मैंने इसको जरा सा भी छेड़ दिया, अगर मैंने इसको जरा सा भी छेड़ दिया, ये माइनस यहां, ये प्लस यहां, समझ पा रहे हो? ऐसे था, मैंने हल्का सा छेड़ दिया, हल्का सा छेड़ते ही ये पॉजिटिव वाले पर फोर्स लगेगी ऐसे QE, और नेगेटिव वाले पर फोर्स लगेगी ऐसे QE। तो ये जो था ना, ये हल्का सा छेड़ा, इस पर इधर फोर्स लगी, इस पर इधर लगी, ये पलट जाएगा पूरा, ये पूरा पलटी मारेगा ऐसे। ये वाला डायपोल पूरा पलटी मार के ऐसे आ जाएगा, पूरा पलटी मार के ऐसे। क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पाएगा? क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पाएगा? क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो पहले से थी उसको वापस से प्राप्त कर पाएगा? क्या ये प्राप्त करना भी चाहता है? नहीं करना चाहता। ये स्टेबल होना चाहता है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, इसलिए पलट के वापस आ गया ऐसे, और इसका भाई बन गया, इसका भाई बन गया ये, है ना? क्योंकि अनस्टेबिलिटी में पड़ा था, बस किसी तरीके से पड़ा था तलवार की नोक पे, लेकिन जैसे ही छूटने का मौका मिला फट करके घूमा और यहां आ गया, स्टेबल हो गया। लेकिन ये वाला केस जब तक था तब तक ये क्या था? अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। समझ गए ना? तो मैंने ये पुरानी बातें आपको याद दिलाई हैं। अब इन्हीं बातों से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुद्धि लगा के बताना, जितनी भी हो, थोड़ी सी या ज्यादा सी, जितनी भी बुद्धि हो लगा के बताना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो कम आनी चाहिए कि ज्यादा आनी चाहिए? चैट खोल रहा हूं, मेरा सवाल समझ में आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जब मैं निकालूंगा वो कम आनी चाहिए कि ज्यादा आनी चाहिए? कम आनी चाहिए कि ज्यादा आनी चाहिए? मुझे बस इतना जानना है। आग के इमोजी मत बनाओ, आग वाग मत लगाओ। कम आनी चाहिए कि ज्यादा आनी चाहिए, बस ये बताओ। शाबाश शाबाश, ये लेस आनी चाहिए, ये लेस आनी चाहिए। और अनस्टेबल में कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो क्या आनी चाहिए? मोर आनी चाहिए। चेक करते मोर आती है कि नहीं आती। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे यहां पर।
और एकदम बढ़िया बुद्धि से लिख रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि तुम्हारे में भी वैसे लेस बुद्धि ही है, वो भी लेस बुद्धि से भी तुम आंसर सही दे रहे हो, जो कि आंसर भी लेस ही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चेक करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, क्या आएगी, कितनी आएगी। पहले लेकिन डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके टाइटल बहुत बड़े बड़े हैं। 12वीं क्लास में कोई भी टॉपिक अगर होगा ना, उसका टाइटल बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आइए सुंदर बनाऊं, थोड़ी सुंदरता ले आए। चलो बहुत है, बहुत है। ठीक है, देख अब डायपोल बनाता हूं, ठीक है ना। इमेजिन कर बेटा, डायपोल जो है ना वो ऐसे पड़ा है, कैसे ही पड़ा है, मान ले कैसे भी है, बीच में से कोई ले लेते हैं ना, कुछ भी ले लेते हैं, कैसे ही पड़ा, चाहे ऐसे पड़ा, ऐसे ऐसे, जहां मर्जी मान ले। ठीक है ना। और मैंने क्या किया, सुनियो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इस डायपोल को ना थोड़ा सा हिलाया, एक्सटर्नल वर्क किया। एनर्जी निकालना है ना, तो वर्क तो करना पड़ेगा, और वर्क अगेंस्ट करना पड़ता है। क्या ये बात सबको पता है? अरे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ता है ना। तो मैं अब इसको अगेंस्ट द फील्ड वर्क करवाऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और इसको मोड़ देते हैं ऐसे, है ना। मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ये बिल्कुल हल्का सा मोड़ दूंगा। ठीक है, कितना मोड़ा मैंने, तो बोलते हैं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, बोलते हैं कि भाई साहब आपने इसको ना डी थीटा मोड़ दिया, डी थीटा। ठीक है, घबराना मत बेटा, क्योंकि यहां पर टॉर्क की चर्चा हो रही है, तो इसलिए एंगल लेना पड़ेगा, है ना। इसको हमने कितना मोड़ दिया, डी थीटा मोड़ दिया, डी थीटा, थोड़ा सा मोड़ना है आपने इसको। ठीक है, तो डायपोल के ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन लगा करके मैंने इसको हल्का सा एंगल मोड़ा। वो छोटा सा एंगल क्या है, डी थीटा। अभी अंग्रेजी भी लिख दूंगा, टेंशन ना लो, पहले थोड़ा समझा लेता हूं, फिर अंग्रेजी भी लिख दूंगा। कंसिडर मुझे पता है ये सब लिखना पड़ता है भाई, तो लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, सुनिए पहले तो ये हुआ क्या, कहानी आई कैसे। ठीक है ना, देखो आप जानते हो कि एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। स्लो किया जाए तो, हाँ, तो स्लो हिलाया है, स्लो घुमाया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे सुनो, आप ये भी जानते हो कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डीएक्स होता है। हां यार, सही बात है, इंटीग्रेशन एफ डीएक्स ऐसे लिखते हैं इसको, 11वीं कक्षा की बातें। वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है वो इंटीग्रेशन एफ डीएक्स होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो सर फोर्स की बात हो नहीं रही, ना ही कोई डीएक्स नाम की डिस्प्लेसमेंट की चर्चा है। यहां तो आपने टॉर्क लगाई है, यहां तो आपने क्या किया, इसको उल्टा घुमाया है। वैसे सीधा घूमता तो टॉर्क इसको ऐसे लेके आती, लेकिन आपने तो उल्टी टॉर्क लगाई है। हां लगाई है, क्योंकि मैंने अपनी एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया है। क्या लगाने के लिए, एक्सटर्नल टॉर्क लगाने के लिए, तभी तो घुमाया है। भाई देखो ना, अगर मैं इसको ना घुमाता, सोच ये ऐसे है और मैं इसको ना घुमाऊं तो क्या होगा, तो फील्ड इसको घुमा देगी। अगर मैं इसको ना घुमाऊं उल्टा, तो फील्ड इसको घुमा के सीधा कर देगी। हाँ या ना बोल, फील्ड इसको घुमा के सीधा कर देगी। वो होता फील्ड की फोर्स का टॉर्क, वो होता इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टॉर्क इलेक्ट्रिक लिखते उसको लिखते टॉर्क इलेक्ट्रिक। अब मुझे बता, टॉर्क इलेक्ट्रिक क्या वर्क डन बना पाएगा, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी बना पाएगा क्या? नहीं, मैं बनाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट टॉर्क लगानी पड़ी। कुछ बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल वैसा सही है ये। अगर एक डॉन चार्ज और एक छुटभैया चार्ज, शेट्टी अन्ना अगर इस पर फोर्स लगाने देता मैं कि भाई ठीक है लगाओ, मैं तो पकड़ नहीं रहा, तो क्या कभी मैं इसको पास ला पाता? भाई शेट्टी अन्ना के कहर से क्या ये बच पाता क्या? नहीं ना, इसको पीछे फोर्स लगती हो, ये जाता पीछे, ये जाता इन्फिनिटी फेंक देता इसको शेट्टी अन्ना। लेकिन मैंने इसको पकड़े रखा, क्या लगा के, एक्सटर्नल लगा के। नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग के तो ये बेचारा भागी जाता, इसकी तो कोई औकात ही नहीं थी शेट्टी अन्ना के आगे। ये तो मैं था जो पकड़ रखा था। क्या बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे यहां पर भी है, डायपोल खुद तो आना चाहता है स्टेबल में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू स्टेबल हो। मैं चाहता हूं कि इसको पकड़ के उल्टी टॉर्क दूं ताकि पोटेंशियल एनर्जी भर पाऊं, ताकि पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर भर पाऊं। ये मैं चाहता हूं, भरना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी। समझो, यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, क्योंकि आप भर रहे हो उसको। ठीक है, तो सुनो अब
अब सुनो, ये तो वहां की बात थी। तो यार जब मैंने रोटेशनल वर्क डन किया है, जब मैंने रोटेशनल वर्क डन किया है, तो मैं लिखूंगा टाओ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, क्योंकि थीटा से हिलाया, जैसे भाई ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के डीएक्स हिलाया था, यहां टॉर्क लगा के डी थीटा हिलाया है। बात एक ही है, ये इसका रोटेशनल एस्पेक्ट है। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये इसी टर्म का रोटेशनल एस्पेक्ट लिखा है, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट। ये ट्रांसलेशनल बातें हैं, ये ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट है, और ये रोटेशनल एस्पेक्ट है वर्क डन का। कोई पूछे रोटेशनल वर्क डन क्या होता है, तो भाई ये होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। ये आगे भी यूज होगा, इसलिए फेमिलियर हो जाओ। अभी तक इसको नहीं पहचाना, नहीं देखा, तो अब देख लो, 11th क्लास की रोटेशन से आया ये। कोई बात नहीं, फेमिलियर होने में समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? टॉर्क को पूरा खोल के लिख लिया, पी क्रॉस ही होता है, पी ई साइन थीटा लिख लिया, और साथ में क्या हुआ बेटा? डी थीटा आया हुआ। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या ये पी चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, कांस्टेंट है। भाई डायपोल मोमेंट क्या होती है? चार्ज इनटू सेपरेशन। क्या ये चार्ज चेंज होने वाला है क्या? यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या ये चेंज हो जाएंगे क्या हिलाने डुलाने से? क्या चार्ज बढ़ घट जाएंगे क्या? नहीं। क्या डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ घट जाएगा? नहीं। डायपोल तो डायपोल है, तो ना तो पी हिलेगा ना तो ई हिलेगा। ई तो एक्सटर्नल वाला है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी नहीं हिलने वाली। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ये दोनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। सही है? क्लियर है यहां तक? अब मैं दो एंगल लेता हूं, कोई भी दो एंगल लेता हूं। एक लेता हूं θ1 और एक लेता हूं θ2। कुछ तो लिमिट्स लेनी पड़ेंगी ना बेटा, कि एक थीटा से दूसरे थीटा तक हिलाया है इसको। जैसे ये देख, मान ले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से यहां तक पहले ये θ1 पे था, अब मैं यहां से यहां ले गया हूं, तो ये क्या है? ये θ2 है। समझा बात को? समझा बात को? पहले ये θ1 पर था, इनिशियल एंगल θ1 था, फाइनल एंगल क्या आ गया? θ2 आ गया। इस तरीके से कुछ कुछ दो एंगल मानने पड़ेंगे। यहां लिखने की जरूरत नहीं, ना ही दिखाने की जरूरत है। आपको खुद से सोचना है, आपको खुद से सोचना है कि पहले किसी θ1 पर था, बाद में रोटेट करके उसको θ2 पे ले गए। कुछ ऐसा सोचो। तो दो लिमिट लेनी पड़ेंगी आपको यहां पर। हर स्टेप तोड़ तोड़ के आराम आराम से समझा रहा हूं कि कोई चीज करी तो क्यों करी। पी सांप के बाहर आ गया तो क्यों आ गया? सांप ने उसे क्यों नहीं डसा? क्योंकि कांस्टेंट है। और θ1 θ2 क्यों लिए, क्या लिए, कैसे लिए, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना? धीरे धीरे दिमाग खुलेगा इन चीजों के अंदर, एकदम से नहीं खुलता। कोई भी नई चीज सीखोगे तो पहले पहले आपको डर लगता है उसको देख करके कि यार ये क्या लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे फेमिलियर होते जाओगे, मेरे से सुनते जाओगे और बार बार सुनते जाओगे तो चीजें दिमाग में बैठना चालू हो जाती हैं। समय देना पड़ता है, इसलिए बोलता हूं डरो मत, समय लगाओ। समय लगेगा, समय लगाना पड़ेगा, समय लगाओ। θ1 से लेके θ2 तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीधी बात, अगर साइन थीटा का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? कॉस एक्स आता है ना? और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स आता है। पर यहां पर कहानी उल्टी है, यहां पर कहानी उल्टी है। यहां पर अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा बेटा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा डी थीटा यानी साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए आगे बढ़ाते हैं इस डेरिवेशन को, आगे बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये हो गया जी इंटीग्रेट, कहां से लेके कहां तक? θ1 से लेके θ2 तक। अब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल है, पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ जाओ। पीई माइनस कॉस θ2 पहले ये है ना, और माइनस ऑफ कॉस θ1। क्या कहते हो, हाँ या ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही तो ये देखिए क्या लिखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और माइनस का साइन तो पहले से था ही इसके साथ, तो वो तो लेके चलना ही पड़ेगा।
वो तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, समझ गए ना। तो घबरा मत जाना, ये लेके ये क्या लिख दिया सर, ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है, और पुट कर दिया θ2 और यहां पुट कर दिया θ1। चल नेक्स्ट स्टेप पे आ जा। नेक्स्ट स्टेप है बेटा पीई, देखता जाइयो, माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है, तो प्लस कॉस θ1। क्या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, आ जाओ। पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये तरीका है निकालने का। ये है एनर्जी। क्या था लेफ्ट में? W था ना, वर्कडन था ना भाई, 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 और वर्कडन ही होता है डेल्टा यू। होता है कि नहीं होता? वर्कडन ही होता है डेल्टा यू। दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा यू। ये डिराइव कर लिया आपने डेल्टा यू, ठीक है, ये आपने क्या डिराइव करा है? डेल्टा यू। ये भी काम आएगा, आपने इसको भी याद रखना है। सर डेरिवेशन हो गई क्या? नहीं, आगे चलेगी। अभी स्पेशल केस लेंगे, वो आपको ज्यादा याद रखना है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये भी बहुत काम आता है। ये भी न्यूमेरिकल करने में याद काम आएगा, इसलिए आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल केस की तरफ। स्पेशल केस क्या है बेटा? आप सभी ये बात जानते हो कि हम लोग डेल्टा यू पर बात छोड़ते ही नहीं है, हम तो यू चाहते होते हैं हमेशा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक जगह का यू जीरो मानना पड़ता है। याद करो, याद करो, एक जगह का यू आपको क्या मानना पड़ता है? जीरो। इनिशियल मानो जीरो, फाइनल मानो जीरो, कोई एक आपको जीरो मानना पड़ता है। ऐसा करते कि नहीं करते? तो इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ। आपने अभी अभी क्या निकाला? आपने निकाला डेल्टा यू होता है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही कुछ माना आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम डेल्टा यू को खोलते हैं। खोलेंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे भाई ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ है ना, बोलो, इज इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। हर चीज स्टेप बाय स्टेप खोल खोल के समझा रहा हूं, ताकि आपको दोबारा कंफ्यूजन ना आए कोई भी, कि ये स्टेप डायरेक्टली कैसे लिख दिया सर आपने। मैं करता ही नहीं हूं ऐसे काम मैं करता ही नहीं, हर स्टेप खोल के समझाता हूं। तो भाई सुन, हम u फाइनल को अगर u ले लें तो इनिशियल को जीरो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे व्हेन θ1 becomes 90 डिग्री ui is 0। सर यही क्यों किया आपने? यही क्यों चूज किया? θ1 को ही 90 क्यों रखा? θ2 को रख लेता 90, θ1 को ही 90 क्यों रखा? सर आप P और E के बीच में 90 डिग्री से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? जीरो से स्टार्ट कर लो। मैं कर लेता जीरो से स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन cos जीरो ना 1 आता बेटा। समस्या ये है, मैं चाहता हूं फॉर्मूले को छोटे से छोटा बनाना। मैं कौन होता हूं चाहने वाला? ये साइंटिस्ट लोग, ये मैथमेटिशियन लोग, ये फिजिसिस्ट लोगों ने ना किताबों में ऐसे लिख रखा है। जैसे ये लोगों ने ग्राउंड लेवल को जीरो मान रखा है, ये तो पता है ना आपको कि ग्राउंड लेवल को जीरो मानते हैं, उससे ऊपर जितनी जितनी हाइट होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में जुड़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, 9th क्लास का फॉर्मूला याद है ना, mgh। तो ग्राउंड फ्लोर को क्या माना है? जीरो माना है, उससे ऊपर माना हुआ है कुछ। तो ऐसे ही इन्होंने ये माना है, ये चाहते हैं फॉर्मूले को छोटे से छोटा करना। तो 90 डिग्री डालने पर cos 90 जीरो होता है। मजा आ गया इनको तो मजे आ गए। फॉर्मूला छोटा हो गया, प्रिसाइज हो गया, और एक ही पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। अभी दिखाता हूं कैसे आई, देख। जब θ1 को 90 बोला तो इनिशियल को जीरो मान लिया, ठीक है ना, लेट कर लिया, ये लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो, ठीक है ना। देन θ2 बिकम्स θ एंड u फाइनल बिकम्स u। मतलब θ2 को भाई ने थीटा बोल दिया कि भाई आप 90 डिग्री से घुमा रहे हो। हम लोग जब डाइपोल ऐसे पड़ा होता है ना, देख ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं समझाता हूं कि इसकी फील्ड क्या है। ये तो मैथ्स है ना, ये तो मैथमेटिक्स है ना, समझ नहीं आ रही होगी, मैं तेरे को फिजिक्स की फील्ड देता हूं। ये क्या चाह रहे हैं पता है? ये साइंटिस्ट लोग, ये मैथमेटिशियन लोग, ये फिजिसिस्ट लोग, ये किताब लिखने वाले क्या चाह रहे हैं पता है? ये चाह रहे हैं कि तू इस पोजीशन को ना जीरो मान,
इस पोजीशन को, जब डायपोल ऐसी पोजीशन में हो ना, तब आप इसको जीरो मानो। ये लिखा हुआ है यहां पर देख, θ1 को 90 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान। अब थीटा बटा 90 है कि नहीं है, ये देखना भाई, पी ये रहा, ये पी है, दिस इज पी एंड दिस इज ई। तो पी और ई के बीच में क्या एंगल बन रहा, 90 डिग्री। वो चाह रहा है इस पोजीशन को जीरो मानो। हमने बोला क्यों माने, कह रहा कोई तो माननी पड़ेगी, कोई तो माननी पड़ेगी, कहीं तो जीरो मानना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बोले ठीक है चलो, आप कह रहे हो 90 मान लेते हैं, हाँ क्योंकि cos 90 जीरो होता है, इसलिए वो फॉर्मूला छोटा बनाना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा उनके रिस्पेक्ट से सोचोगे ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बात समझ में आएगी। मुझे भी नहीं आई थी पहले, मैंने जब इसको पहले पहले पढ़ा था, पहले पहले जाना था, तो मैं ये सोचता था यार ये क्या किया इन्होंने, क्यों 90 एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूं, इनिशियल पोटेंशियल जीरो मान ली, क्यों डायपोल को ऐसे रख के बोल दिया भाई जीरो है, हम कैसे मान ले जीरो है। कह रहा मानना तो मानना है, तू कुछ मान मैं कुछ मानू तो लड़ाई होगी। सबको एक ही चीज मनवा दी, सारी दुनिया को एक ही चीज मनवा दी। क्या मनवा दिया कि भाई ऐसे वाले डायपोल को आप जीरो एनर्जी पे मानो, ठीक है। जो डायपोल ऐसे रखा हुआ उसको शून्य एनर्जी पे मानना है आपने। बोले अच्छा ऐसे ऐसे रखे वाले को, बोले बात करेंगे, और ऐसे रखे वाले को, बोले बात करेंगे। ठीक है करते हैं फिर बात, कोई नहीं, आ जाओ देखो। θ1 90 पुट कर देंगे तो ui 0 पुट कर देंगे, θ2 को थीटा पुट कर देंगे क्योंकि वो हमारा थीटा होगा जिससे हमने चेंज किया होगा, और u फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। आइए एक बार पुट करते हैं, u फाइनल की जगह u इनिशियल की जगह 0 इज इक्वल टू पीई, ब्रैकेट के अंदर cos θ1 को 90 माइनस cos θ2 को केवल और केवल थीटा। अब बेटा ये तो 0 है, cos 90 भी 0 है, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू पीई माइनस ऑफ cos थीटा। और भाई साहब अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये और कुछ नहीं, ये P और E का डॉट प्रोडक्ट है, P वेक्टर डॉट E वेक्टर विद अ नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। कोई आपसे पूछे कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वो ये है। ये भी यूज होगा बेटा, ये भी यूज होगा, लेकिन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों में यूज होगा, जेई के न्यूमेरिकलों में यूज होगा, बाकी कहीं नहीं, एनडीए में नहीं, नीट भी अब वो जेई लेवल ही समझ लो, है ना, और बोर्ड के अंदर भी यूज हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का कोई फॉर्मूला पूछे तो वो ये है, माइनस पी डॉट ई, माइनस साइन यहां आ गया, पीई कॉस थीटा जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। ठीक है, ये कहानी है। अब ये जो आपने पी डॉट ई करा है, जो लाया है, इसकी फील लेते हैं, प्रॉपर फील लेते हैं। आ जाओ, आओ भाई, आपको देते हैं आरडीएक्स फील। किसकी? u बराबर माइनस पी डॉट ई की, विच इज एक्चुअली माइनस पीई कॉस थीटा। इसने हमसे यह निकलवाया है ना, अब हम इसी फॉर्मूले से सारी फील लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम न्यूट्रल है, कैसे इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कैसे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। तीनों दिखाता हूं, आ जाओ देखो। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा वाला भी देख ही लो, चलो वैसे कम दिखाते हैं लेकिन आप देख लो, कोई बात नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों देख लो। आराम से देखना बेटा। अरे दूल्हा बन के आगो में दूल्हा बन के आगो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल में हमने यह देखा था कि डायपोल बेचारा ऐसे पड़ा होता है, अनस्टेबल में हमने देखा था कि डायपोल बेचारा ऐसे पड़ा होता है, और न्यूट्रल में हमने देखा कि डायपोल भाई ऐसे होता है
है ना। P दिखा दूं, P दिखा दूं, P ये होगा P, ये होगा P। हमेशा माइनस से प्लस ही P होता है इसमें, ये तो माना हुआ है, मतलब क्या बोले, सब कुछ ही माना ही हुआ है ऐसे तो ठीक है ना। ये रहा P, ये रहा P, ठीक है ना, ये अपना P है। P मतलब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। और ये है हमारी E, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी निकालने की आई बारी। हां जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। मैं आप सभी से चाहता हूं कि एक बार आप मुझे थीटा बताएं जरा कितना है। पी की दिशा भी ये, ई की दिशा भी ये, एंगल क्या लूं, 0 ऑब्वियसली, थीटा इज 0, माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। यू आ गया बेटा, यू आ गया बेटा माइनस पीई, बस यही यू है, यही यू है, माइनस पीई। इधर आ जाओ, अभी कुछ नहीं समझा रहा, सिर्फ मैथ्स दिखा रहा हूं, अभी फील लेंगे, फील की बारी आएगी। अभी देख, इधर पी है, इधर ई है, ध्यान से देखियो, इधर पी है, इधर ई है। यू निकालते हैं माइनस पीई कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से, इसी वाले फॉर्मूले से जो भाइयों ने दिया है निकाल के अपने को। माइनस पीई कॉस का थीटा क्या डालूं, इधर ई इधर पी, 180 डिग्री डलेगा, सही बात है। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का 1 होता है ना। माइनस पीई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया बेटा प्लस पीई, ये यू निकल के आ गया प्लस पीई। इधर आ जाओ, यू होता है माइनस पीई साइन थीटा, क्षमा करें कॉस थीटा, माइनस थीटा क्या डालेंगे, थीटा क्या डालेंगे यहां पे, पी ऊपर है, ई इधर है, थीटा डालेंगे सर 90 डिग्री। 90 डिग्री डलते ही बेटा यू का क्या होगा सर, कॉस 90 हो रही, कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है, यू क्या आ गया 0। और मुझे बताओ आना भी चाहिए था ना, ये तो 0 आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने ये माना ही ऐसे है, हमने इसको मान करके ही तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो ये तो 0 आना ही था, ठीक है ना। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसकी फील क्या है। आपसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी चैट पर, मेरी और आपकी अभी चैट पर थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और मैंने इस चीज को यहां पे नोट भी किया था कि जब भी कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है यू की वैल्यू लेस आती है, और जब भी कभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है यू की वैल्यू ज्यादा आती है। अड़े रहना अब इस बात पे, अब इस बात पे अड़े रहना तो ही फील आएगी। चेक कर लो जरा, स्टेबल है तो माइनस पीई वैल्यू है, और अनस्टेबल है तो प्लस पीई वैल्यू है। ज्यादा कौन सी है, प्लस पीई, कम कौन सी है, माइनस पीई, और बीच में कहीं आया हुआ है न्यूट्रल, और जो कि होना भी चाहिए, जो कि होना भी चाहिए। तो समझो बात को, अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो 0 एनर्जी मानिए, 0 ऐसे आ गया तो स्टेबल माइनस पीई, वो देख वहां लिखा है माइनस पीई, और अगर ऐसे रख दिया डायपोल तो बहुत ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी प्लस पीई, देख यहां लिखा हुआ है। आया कि नहीं आया समझ में, ये भाई लीस्ट एनर्जी है तीनों में से, माइनस पीई प्लस पीई 0, सबसे लीस्ट एनर्जी ये है, लीस्ट, लीस्ट है मतलब स्टेबल है जी, लीस्ट है मतलब स्टेबल है जी। ये मोस्ट एनर्जी है, मोस्ट है ना, हाईएस्ट एनर्जी यही है, हाईएस्ट है तो भाई फिर अनस्टेबल तो यही है, अनस्टेबल तो यही है। और ये क्या है, ये बीच का है, ये बीच का बिच्छू है, और बीच की एनर्जी अगर होगी तो वो कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। एक बार जरा समझ में आ गया तो फायर इमोजी लगा दियो, जरा ये टॉपिक समझ में आ गया तो बेटा आग लगा दे, जरा ये टॉपिक समझ में आ गया तो आग लगा दे जरा कमेंट सेक्शन में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। अब तू मेरे को बोलेगा सर ये क्या किया, इसको क्यों नहीं 0 मान लिया, तो मान सकते थे यार, मान सकते थे, लेकिन ये इन साइंटिस्ट लोगों की मर्जी है, ये इन फिजिसिस्ट लोगों की मर्जी है कि उन्होंने इस वाली पोजीशन को 0 माना, उसके रिस्पेक्ट में इस वाली को पॉजिटिव करार दे दिया, इस वाली को नेगेटिव दे दिया। बात वही है, बात में कोई अंतर नहीं है, इसको स्टेबल ही बोला है, सबसे कम यही वैल्यू है, ये मोस्ट अनस्टेबल वैल्यू है क्योंकि सबसे ज्यादा है, और ये बीच की बिच्छू है, 0 वैल्यू बीच में आती है ना, समझते हो ना।
जीरो यहां आता है, प्लस यहां आता है, माइनस यहां आता है, तो माइनस पीई यहां है, प्लस पीई यहां है। इसको बोलेंगे जी तू तो बहुत अनस्टेबल आदमी है यार, तू तो बहुत अनस्टेबल है ना, तू तो बहुत स्टेबल है भाई, तू तो बहुत स्टेबल है। तो बीच वाले को क्या बोलेंगे, भाई तू तो न्यूट्रल है, तू तो न्यूट्रल है। ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है, ठीक है। कोशिश की मैंने आपको समझाने की, इतना आसान नहीं होता यार। जब 11th ना पढ़ी हो ना, ऐसे टॉपिक्स को छेड़ने से डरता है टीचर, कसम से बोल रहा हूं बात, कसम से बोल रहा हूं, डरता है ऐसे टॉपिक्स को छेड़ने से टीचर, इतनी डेप्थ में जाने से। ये तो पढ़ा ही देगा, ये तो हर कोई पढ़ा देगा, पर एक डर रहता है मन में यार, पता नहीं कितना बोल पाएंगे, कितना समझ पाएगा, कितनी चीजें पहले की आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं, एक डर लगा रहता है। लेकिन फिर भी हम खतरों के खिलाड़ी हैं, कोशिश करते हैं कि आपको खतरों से खेलना सिखाएं और आपको भी वो खिलाड़ी बना दें, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है कि यूं नहीं होता कि 11th में कुछ नहीं सुना होता, कुछ नहीं पढ़ा होता, किताबें बंद होती हैं, सिर्फ मौज मस्ती चल रही है, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चीजें कानों में पड़ती रहती हैं, कुछ कुछ चीजें कानों में सुनते समझते रहते हैं बच्चे। ऐसा नहीं होता कि एकदम ब्लैंक कोई रखे, ऐसा कोई भी नहीं होता भाई, फिर वो 11वीं पास नहीं हो पाएगा जो एकदम ही ब्लैंक होगा। आप 11वीं पास करके 12वीं में आए हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता होता, ये मिथ है बहुत बड़ा, बर्बाद हो गई है। 0 नंबर तो नहीं थे, कुछ तो आता ही था बेटा, कुछ तो कानों में पड़ती थी चीजें, ठीक है ना। वो भी आपके एक मेमोरी बनाती है, उनसे भी चीजें याद आती है कि हाँ यार सुना तो था, हाँ यार पढ़ा तो था, कुछ कुछ तो याद आता है। डेप्थ नहीं पता होती क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, उतनी गहराई में गोता लगाया ही नहीं होता आप लोगों ने, ना ही टीचरों ने कभी लगवाया होता आपका मुंह पकड़ के। मैं होता तो जरूर लगवाता, और मैंने लगवाया है। उदय बैच लास्ट ईयर वाला खतरनाक गोते लगवाए हैं मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर, और उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। आप भी लेट नहीं हो बेटा, साल की स्टार्टिंग ही है, और जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, मुझे लगता है। मैंने भी 12वीं में 11वीं पूरी पढ़ी है, यह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जब मैं 12वीं में एडमिशन लिया था, मेरी भी 11वीं का हालत बहुत खराब थी, मैं भी रोता था कि यार 11वीं बर्बाद हो गई, 12वीं समझ में कैसे आएगी। मैंने दोनों क्लासें पढ़ी हैं एक साथ, फिजिक्स में पढ़ पाया, मैथ में पढ़ पाया, केमिस्ट्री में पढ़ नहीं पाया, टाइम ही नहीं था, क्योंकि अरे एक क्लास तो संभलती नहीं, 2 कहां से संभलेंगी, तो 2 भी पूरी नहीं पढ़ पाया ना। शुरू के कुछ चैप्टर मैथ्स के छूट गए थे, फिजिक्स का कुछ नहीं छूटा, फिजिक्स का एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। तो वही है बस, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रांग रहे तब भी और आज भी, इसलिए फिजिक्स ही पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है ना। कोई मुझसे पूछे कि 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ा दो, मुश्किल होगा मेरे लिए पढ़ाना। 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ा दो, पूरी पढ़ा दूंगा। 12th की केमिस्ट्री पूरी आती है, 11th की केमिस्ट्री बहुत कम आती है, क्योंकि नहीं पढ़ पाया था। मतलब 12वीं के साथ साथ 11वीं कोशिश करी पढ़ने की, लेकिन फिजिक्स पढ़ पाया। मैथ्स के कुछ शुरू के चैप्टर छूट गए थे, 4-5। सेट्स तो आता ही था, सेट्स तो इजी चैप्टर है। उसके बाद के जो चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री आता है, फिर मतलब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तक थोड़ा थोड़ा आता है, उसके बाद की चीजें फिर सारी आती हैं। तो समझो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जाकर के कुछ 11th के टॉपिक हैं, इनको पढ़ लो, तो पढ़ लो। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर छोड़ो, ये परिश्रम बैच स्टार्ट होने से पहले ही मैंने गैप टाइम में क्या करना ये बताया था। बहुत सारे बच्चे थे तब, बहुत सारे बच्चों को बताया था, और वो वीडियो मेरे डले हुए हैं। उदय चैनल पर डला है, जिसमें आप लोग लास्ट ईयर थे उदय चैनल के साथ जुड़े हुए। एनसीईआरटी वाला चैनल पर भी डली है, मेरी एक वीडियो वहां डली है, एक वीडियो वहां डली है, स्ट्रेटेजी के अंदर बताया हुआ, और सब 1.5 लाख पहुंच गई है। एक तो 3.5 लाख वीडियो पहुंच गई, 3.5 लाख व्यूज पहुंच गए उस पर। तो इतने बच्चे तो आप नहीं हो इस बैच के अंदर कि 3.5 लाख है। तो मैंने तभी बताया था कि गैप डे की स्ट्रेटेजी में क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 11वीं बर्बाद हो गई है तो क्या करना है, तो वो गैप टाइम के अंदर आपको पढ़नी थी चीजें, और गैप टाइम भी मिस हो गया है अब। तो कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं, तो भी हो जाएगा। जो टॉपिक मैं बोलूं ना, जाकर के 11वीं से पढ़ लो। चाहे आप कहीं से भी 11वीं पढ़े थे, आप लोकल कोचिंग, लोकल ट्यूशन भैया दीदी के यहां से पढ़े थे, उन्होंने भी कुछ कॉपी में लिखवाया होगा आपको, उन्होंने भी अपने रजिस्टर, आपने भी उनके सामने बैठ करके अपने रजिस्टर भरे होंगे ना भाई। एक बार देख लो वो रजिस्टर खोल करके, उसमें चीजें होंगी लिखी हुई। नहीं समझ में आ रही तो फिर यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा आपको, यूट्यूब पे चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सवाल पर आते हैं, इस पर सवाल तो करने बहुत आवश्यक है भाई, करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट P है, प्लेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। द डायपोल एक्वायर्स द पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये अभी तक कहानी चल रही है पूरी के थीटा बनाता है, ओके थैंक यू। अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल ऑफ द डायपोल टू बी 0 व्हेन थीटा 90, ये तो हम मानते ही हैं, ये जो लिखा है ये तो हम मानते ही हैं। ये हमें क्या अज्यूम करवाएगा, हम तो पहले से अज्यूम करे बैठे हैं, हम तो डिराइव करे बैठे हैं। ये क्या हमसे अज्यूम करवाएगा बे, अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल ऑफ द डायपोल टू बी 0 मानते ही हम तो
कि जब थीटा 90 हो, कह रहा टॉर्क एंड पोटेंशियल जो डायपोल क्या होगी अगर कुछ थीटा है तो। कुछ नहीं है भाई, एकदम टुच्चा क्वेश्चन है, एकदम टुच्चा क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ ये फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। पता क्या बोल रहा है, कह रहा देखो हम ये मानते हैं कि अगर आपने डायपोल को ऐसे रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने डायपोल ऐसे रखा हुआ, ये P है ना, तो आप इसको 90 मानो, अबे 90 नहीं सॉरी, इसको 0 मानो, यहां पर पोटेंशियल 0 मानते ही है। तू क्या बता रहा है, तू क्या बताएगा, हम तो मानते ही हैं इसको 0, ये तो है ही एनर्जी 0। कह रहा अब इसको थीटा रोटेट करवा दो। चल ठीक है करा देते हैं, हमने इसको थीटा मान लो रोटेट करवा दिया, कुछ थीटा हमने इसको रोटेट करवा दिया, ठीक है ना। अब ये आपसे पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा रोटेटेड है, इसको तो मान करके हटा दिया, इसको तो मान करके इसको तो मान करके हटा दिया। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा पर रोटेटेड है P, ठीक है ना, कुछ थीटा पर रोटेटेड है। तो आप बताइए टॉर्क क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अबे यार टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P क्रॉस E। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। खोलो जरा इसको, P E साइन थीटा ये टॉर्क है, माइनस P E कॉस थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी है। पकड़ लो जरा, पकड़ लो, P E साइन थीटा माइनस P E कॉस थीटा, ए ऑप्शन सही है। क्या था ये क्वेश्चन, था कोई फॉर्मूले पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी के प्रीवियस ईयर हैं। सीयूईटी भी दोगे, जेई नीट देने की अगर सोच रहे हो तो सीयूईटी भी भरी दोगे साथ के साथ, है ना भाई। तो सीयूईटी के अंदर भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये सीयूईटी के सवाल लेवल का सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। An electric dipole has the magnitude of its charge as Q and its dipole moment as P, ठीक है, स्टैंडर्ड चीजें हैं, चार्ज Q है, डायपोल मोमेंट P है, ठीक। It is placed in uniform electric field E, अगेन स्टैंडर्ड चीज है। If its dipole moment is along the direction of the field, अब सवाल ढंग से, अब सवाल ढंग से कह रहा डायपोल मोमेंट along the direction है फील्ड के, मतलब फील्ड ऐसे है, E ऐसे है और P भी ऐसे है, अलाइंड है दोनों, अलोंग है, अलोंग मतलब दिख रहा है ना आपको, समझ रहे हो ना, ये अलोंग का मतलब क्या कि दोनों सेम दिशा में है। कह रहा द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। फोर्स मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स तो 0 ही होती है, नेट फोर्स तो बेटा जी भोले बच्चे, प्यारे बच्चे, सोना बाबू 0 ही होती है। इधर QE है तो इधर भी QE ही है, कटना ही है दोनों ने। नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0 और 0 है तो मैं तो C मार के आगे बढ़ जाऊंगा भाई, मुझे क्या टेंशन है, आगे जो मर्जी लिखाओ, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है भाई, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि फोर्स तो 0 होगी, फोर्स तो 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। जब ऐसे रखा हुआ है बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे स्टेबल है ये तो, इट इज द स्टेबलेस्ट, स्टेबल मोस्ट स्टेबल, वेरी मच स्टेबल, स्टेबलेस्टेस्ट, सब कुछ यही है। तो जब सबसे स्टेबल है तो माइनस PE होगी ना भाई, ये तो माइनस PE है, सबसे स्टेबल है, सबसे नेगेटिव, सबसे कम स्टेबल है ना, तो क्या बोलेंगे, मिनिमम बोल लेते हैं इसके हिसाब से, है ना, मिनिमम है। तो ठीक है, 0 एंड मिनिमम, मेरे हिसाब से C होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना, एकदम C होना चाहिए, ठीक है। कोई यहां पर 2QE भी मार्क कर देता है, गलत है बेटा, नेट फोर्स की चर्चा हो रही है यहां पर, ठीक है ना। ये नहीं पूछा जा रहा कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है, ऐसी चीजें नहीं पूछता। फोर्स बोला है तो 0 ही होगा, नेट फोर्स तो 0 ही होती है, इधर भी QE लगेगा, इधर भी QE कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। बढ़िया, प्यारा सवाल है, सुन लीजिएगा सवाल। कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल भी ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, नाइस सवाल, नाइस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है और डायपोल भी ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बहुत सही सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए बाय 90 डिग्री, मतलब इसको उठा के ऐसे लाना है आपने, ऐसे, ये करने में कितनी मेहनत लगेगी, बस ये पूछा है आपसे। मतलब इसको यहां से यहां लाने में 90 डिग्री घूम गया ना, ये 90 डिग्री घूम गया ना यहां से यहां, ये लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। बताऊं कैसे, देख, हम यहां पर चाहें तो ये लगा सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U। कैसे,
डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? होता है ना? डेल्टा यू को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया। अब सुन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? जब ये यहां खड़ा है ऐसे, और जब ये यहां खड़ा होता है तो ई के साथ जीरो एनर्जी होती है, हाँ या ना? बोल, नहीं आया समझ में? देख ऐसा कर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ले और फाइनल भी निकाल ले। कैसे निकालेगा? यही फॉर्मूला होता है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखेगा इनिशियल में? इनिशियली पी का ई के साथ क्या एंगल है? जीरो है जी, तो माइनस पी ई कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है तो माइनस पी ई आ गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? माइनस पी ई। ठीक है, एक माइनस साइन और है यहां पे, एक माइनस साइन हो रहा है, और इनिशियल क्या निकल के आ गई? माइनस पी। फाइनल पे आओ, फाइनल के लिए भी ये लगाएंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा। फॉर्मूला तो यही है जी, है ना? तो माइनस पी ई फाइनली लाके कहां टिका दिया? 90 डिग्री पे टिका दिया। 90 डिग्री पे टिका दिया तो कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है जी? शून्य होता है। फाइनली शून्य है। जीरो माइनस माइनस पी ई इज प्लस पी ई, द आंसर इज प्लस पी ई। और वैसे भी आप ये बात समझते हो कि आपको वर्क डन करना ही पड़ेगा, अपने आप तो घूम के ही आने नहीं वाला। एक लॉजिक सोचना, एक लॉजिक सोचना। ये तो चलो कर लोगे, ये तो आप कर ही लोगे। कहां है आंसर? ये रहा ए, आंसर ए है इसका, ये तो आप कर लोगे। लेकिन एक लॉजिक सोचना, अगर डायपोल ऐसे पड़ा है तो अपने आप तो उठ के ऐसे आने नहीं वाला। वर्क डन तो तुझे लगाना ही पड़ेगा, और वर्क डन पॉजिटिव ही लगेगा क्योंकि तू मेहनत कर रहा है। जब तू डायपोल को उठा के अबे चल घूम 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 ऐसे कर रहा होगा, तो तू जान लगा रहा है ना अपनी। जब जान लगाएगा तो पॉजिटिव में वर्क डन करना ही पड़ेगा तुझे, समझ रहे ना? और कितना करना पड़ेगा फिर वो फॉर्मूले से निकलेगा। ऐसा सोच सकता है ना? ये तरीका है करने का इसको। ठीक है, बढ़िया। मैं एक काम और भी कर सकता था यहां पर, मैंने तो ये स्टैंडर्ड तरीके से किया है कि इनिशियल का अलग निकाल लिया, फाइनल का अलग निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया। यहां पर आप ये भी लगा सकते थे, इसका मेथड 2 भी है एक, आप यहां पर ये भी लगा सकते थे। देखा ये फॉर्मूला जो मैंने आपसे कहा था कि ये भी यूज हो सकता है, ये वाला ये डेल्टा यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसको भी यूज कर सकते थे। करके दिखाता हूं, देख करके दिखाता हूं। ये भी आना चाहिए आपको यूज करना बेटा। मैं ऐसे ही मेहनत मशक्कत नहीं कर रहा, ऐसे ही गला नहीं जला रहा अपना। आगे बढ़ सकता हूं, आगे के टॉपिक भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना आवे, आपको आना चाहिए यूज करना भी। ठीक है, देखो P है, हाँ है, E है, हाँ है, बस कॉस पुट करने आपको, बस कॉस पुट करने। अब देखो इसमें जो कॉस थीटा 1 है ये इनिशियल एंगल है, दिस इज इनिशियल एंगल। थीटा 1 पहले वाला, थीटा 2 बाद वाला, तो पहले वाला पहले ही लिखा हुआ है, बाद वाला बाद ही लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है, मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा है। जनरली क्या देखने को मिलता है? अच्छा, जितने भी फॉर्मूले देखने को मिलते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है? पहले फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही होता ना हमेशा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बड़ा माइनस छोटा, आपने देखा ऐसा, ऐसे ही देखने को मिलता है। यहां पे उल्टा है लेकिन केस, बस थोड़ा ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा सीन उल्टा है। यहां पे पहले वाला पहले लिखा हुआ है, बाद वाला बाद लिखा हुआ है, थोड़ा सा जुगाड़ू है ये, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ये पहले वाला एंगल यही लिख देता हूं, चलो नोट्स में ही लिख देता हूं, नोट्स में ही लिख देता हूं। ठीक है, अबे आ जाना, नोट्स में ही लिख देता हूं। ये क्या है? पहले वाला एंगल, पहले वाला एंगल, वाला की स्पेलिंग यही होती है बेटा, ठीक है ना? ये दिख रही है ना? हाँ, पहले वाला एंगल। ये क्या है? ये बाद वाला एंगल। तो बाद वाला बाद में, पहले वाला पहले। ठीक है, बाद वाला बाद में, पहले वाला पहले। माइनस आएगा बीच में, ध्यान रखिएगा, याद करने के तरीके बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो पहले वाला एंगल क्या है जी? 0 डिग्री है। पहले तो 0 पे पड़ा ना, ये पहले 0 पे पड़ा है, ठीक है ना? माइनस बाद वाला क्या है? 90 डिग्री है। बाद में इसको 90 पे लाके रख दिया, बस। पीई cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1 माइनस 0 इज 1। पीई आंसर आ गया, पीई आंसर आ गया। ये भी एक तरीका करने का काम, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको लिटरली। ये करने में भी एक अलग लॉजिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि करना गलत है या लंबा है, वो ठीक है जैसा भी आपको लगे, लेकिन ये करना ज्यादा आसान लगेगा आपको। ये फॉर्मूला देखने में खतरनाक है, यूज करने में कुछ नहीं है, बच्चा है यूज करने में,
ऐसा है ये यूज करने में, और ये यूज करने में हवाइयां निकल जाते हैं कभी कभी। फाइनल निकाला अलग, इनिशियल निकाला अलग, माइनस कर दिया, ये निकालने में कभी कभी गड़बड़े हो जाती हैं। ये अगर ढंग से लगाना आता ना, चुटकियों में आंसर आता है ऐसे। ठीक है, आजा आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग, होमवर्क दे दूं, आगे पढ़ा देता हूं, खुद ट्राई करना। चलो सवाल करा करा के सांस फूलने लगता है, क्योंकि ना सवालों में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है, आप खुद से दिमाग लगाना थोड़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एक्सियल पॉइंट पर बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ, डायपोल बना दे जी। ये भी ए है, ये भी ए है, ये पूरा 2a है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। सबको जानते हो आप पहले से, है ना, कोई टेंशन नहीं, सबको पहले डायपोल आपने पहले भी देखा हुआ क्या होता है ना। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके सेंटर से एक एक्सियल पॉइंट लेते हैं, है ना। यही तरीका होता है डेरिवेशन करने का। इसके सेंटर से लिया जा रहा, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से, यहां से ये पॉइंट, चलो इतना बड़ा नहीं लेते, यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। पी पॉइंट, बीच की दूरी x, कोई टेंशन नहीं, कहानी समझ में आ रही है सारी। एक्सियल पॉइंट समझते हो ना, जो एक्सिस पर होता है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पी पॉइंट पर अपन क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पी पर पोटेंशियल देख रहा हूं, नेट पोटेंशियल एट पी, है ना, नेट पोटेंशियल एट पी देख रहा हूं, तो क्या दोनों के द्वारा पोटेंशियल बनाया जाएगा, है ना, बोलो। दोनों के द्वारा पोटेंशियल बनाया जाएगा, V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना, बोलो। क्या दोनों अपना अपना पोटेंशियल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? मतलब सर जी आप ये कहना चाह रहे हो कि प्लस वाला भी अपना असर यहां डालेगा, हां डालेगा, और माइनस वाला भी अपना असर यहां डालेगा, हां डालेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? अरे भैया, पोटेंशियल है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, सीधा सीधा ऐड, सीधा सीधा माइनस, जैसा है वैसा रखो, साइन समेत रखो। ठीक है, तो प्लस वाला भी अपना औकात यहां दिखाएगा, माइनस वाला भी अपना औकात यहां दिखाएगा, दोनों की औकात कटेगी बढ़ेगी, वो अब आप सोचो। ठीक है जी, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब आओ देखो, सबसे पहले प्लस क्यू वाला यहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, है ना। तो मैं V प्लस इधर निकालता हूं, यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा K Q बटा R, के क्यू बाय आर होता है भाई। ये R कितना है, x माइनस ए, है ना। दिस डिस्टेंस इज x माइनस ए। वाह सर वाह, क्या बात है, मजा आ गया सर। x माइनस ए, है ना। ये दूरी बेटा कितनी होगी, ये x माइनस ए होगी, ये दूरी, दिस दूरी इज x माइनस ए, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप खुद समझ जाना, क्योंकि पहले भी ये काम हमने किया हुआ है। नेक्स्ट बारी आती है माइनस वाले पोटेंशियल की। जी बताइए, माइनस वाले की यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। V नेगेटिव एट P कितना होगा। तो सर ये तो एक x है, हां, और ये a है, हां, तो x प्लस ए होगा, यानी K Q बटा x प्लस ए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक हो गया x माइनस है, ये दूरी, और ये x तो यहां तक था, x में a और जुड़ गया, x प्लस ए आ गया। बहुत सही, उठा के दोनों को यहां रख दो, उठा के दोनों को यहां रख दो। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने माइनस साइन यूज नहीं किया तो खतरनाक फंस जाओगे, क्योंकि बेटा ये पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, इनके साथ माइनस का साइन जोड़ना ही जोड़ना है आपने। ठीक है ना, वेक्टरों में अलग काम चलता है, यहां आपको जोड़ के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ लिखते हैं, के क्यू बटा क्या है जी, x माइनस ए माइनस साइन के क्यू बटा x प्लस ए। बोलो जी, कोई तो समस्या नहीं होगी। हो दोनों जुड़ रहे हैं, ऐड करने का मतलब जुड़ना, और जुड़ कैसे रहे हैं, ये नेगेटिवली जुड़ रहे हैं। नेगेटिवली जुड़ना यानी सब्ट्रैक्शन होना, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो के क्यू एक्स माइनस है और माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस यहां आ जाएगा, के क्यू अपॉन में एक्स प्लस है। ठीक है, कॉमन ले लो बेटा के क्यू को, के क्यू कॉमन गया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और विद अ माइनस साइन यहां पर एक्स प्लस ए। ठीक है, एलसीएम की बारी, इसको इधर, के क्यू यहां, इधर चला गया x प्लस ए माइनस
एक्स माइनस ए बटे में एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तरीका यही होता है। दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी के क्यू ब्रैकेट। अब देख ध्यान से देख, ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, यानी ए ए जुड़ के बन जाएगा 2a और एक्स एक्स कट जाएगा। एक स्टेप और कर दूं, ले मैथ फेल। यहां देख, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। खुश अब हो गया मैथ में पास। एक्स प्लस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, अब कौन कौन कट गया, ये दोनों कट गए। अब बच कौन गया, फिर यहां लिख देता हूं के क्यू ए जमा ए तो 2a बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा क्या आप इन तीनों को पहले से जानते हो कि नहीं जानते? गजनियों और गजनियों, एक नंबर गजनी रॉड लगी थी सर पे बचपन में, तुम्हारे याददाश्त चली गई है तुम्हें सबकी। Q इंटू 2a, चार्ज टाइम्स सेपरेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट। Q2a, Q2a डायपोल मोमेंट है ये Q2a जो लिखा हुआ है क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट है। आजा एक पेज और लगवा के मानेगा मेरा। पता है कितने पेड़ कटते हैं? पेज यूज करवाते रहते हो मेरा। क्या था? के Q2a मतलब P डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। ये वी एक्सियल आ गया, ये आ गया वी एक्सियल। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस भी है एक प्यारा सा। क्या स्पेशल केस होगा आप सभी जानते हो? शॉर्ट डायपोल। फॉर अ शॉर्ट डायपोल, एक छोटे डायपोल की कहानी। छोटे डायपोल के लिए एक्स बहुत बहुत बड़ा होता है ए से। याद करो, ये दूरी बहुत बड़ी माननी है, बहुत बड़ी। ये दूरी बहुत बड़ी माननी है आपको। तो ये डायपोल अपने आप छोटा हो जाएगा उसके सामने। ये डायपोल अपने आप, क्योंकि बहुत दूर माना है आपने एक्स को। शॉर्ट डायपोल एक्स बहुत बहुत बड़ा ए से। अगर एक्स बहुत बहुत बड़ा ए से तो एक्स स्क्वायर में से कुछ भी माइनस कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोल दो। एक्स अगर बहुत बहुत बड़ा है ए से, अगर एक्स 1 करोड़ हो गया है और ये 1 ही है, तो 1 करोड़ में से 1 चला गया तो कोई बात नहीं। तू क्या गरीब हो गया क्या? 1 करोड़ में से 1 रुपया हटा दूं तो तू गरीब हो जाएगा क्या? नहीं ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट बराबर एक्स स्क्वायर। इसको ऑलमोस्ट बराबर बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये है ना, तो वही बनाया एक्स स्क्वायर। तो इसको हटा यहां से और लिख दे वी एक्सियल फॉर शॉर्ट डायपोल इज केपी बाय एक्स स्क्वायर। याद रखना आपको ये भी, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। डन है मामला? आगे बढ़ते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कुछ नहीं है, शुरू होते ही खत्म है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहां देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, कुल मिला के 2a होता है। एक्सियल लाइन तो ये होती है, इक्वेटोरियल लाइन ये होती है। नीचे भी है ना, ये पूरा इक्वेटोरियल लाइन है, जो मर्जी ले लो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी। बच्चे पूछते सर आपने यहां बता दिया, यहां बता दिया, यहां क्यों नहीं बताया? अबे इक्वेटोरियल लाइन ही तो है। ऐसे तो सर ये एक्सियल लाइन भी है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल वाले काम चल जाता है बेटा यहां पे, ठीक है ना। चलो सुनो, अब मान लो यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, और ये इस मिड पॉइंट से x दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक, मिड पॉइंट से ये x दूरी पर है। तो आपने क्या करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लस वाला भी यहां पर अपना असर डालेगा, माइनस वाला भी यहां पे अपना असर डालेगा, दोनों का असर कटेगा, क्योंकि एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, जुड़ना तो है नहीं, कटना ही है। कटेगा तो फिर देखते कितना आएगा, ठीक है ना भाई। तो ये इजी है बहुत, क्योंकि कट के 0 ही होना है। वो दिखाऊंगा ऐसे, देख, ये डिस्टेंस
अगर मैं निकलवाऊं आपसे ये डिस्टेंस, है ना, ऐसे ये डिस्टेंस भी निकलवाऊं अगर मैं आपसे, तो ये कितना आएगा? ये दूरी कितनी आएगी? देखो ये a है, ये x है, ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये x है, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी दूरी ऐसी आएगी अंडर रूट, मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूं, मैं सीधा ही लिख लेता हूं, जब मेरे से टेढ़ा नहीं लिखा जा रहा तो मैं सीधा ही लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बढ़िया, ये दूरी क्योंकि हाइपोटेनस है ना, ये 90 डिग्री हो गया सीधी बात, तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम v इक्वेटोरियल निकाल रहे हैं, है ना, मतलब एट p निकाल रहे हैं, तो वो v प्लस और v माइनस दोनों का एक तरीके से अलजेब्रिक सम है, पर वो है कितना? अगर v प्लस निकालूंगा तो आएगा के क्यू, देखियो ध्यान से, के क्यू और बटा r, ये दूरी लेंगे ना बेटा, ये दूरी ही मेन दूरी यही है, तो अगर डिवाइड बाय r करूंगा यानी ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही v माइनस करूंगा अगर मैं, है ना, तो ये आएगा k, अगेन ये भी q है, डिवाइड बाय अंडर रूट, ये दूरी कितनी है? वही है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, बट विद अ माइनस साइन। तो बेटा जब तू दोनों को आमने सामने रखेगा तो क्या होगा? के क्यू बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी ये तो कट जाने, और कट जाने तो जीरो हो जाने, और जीरो हो जाने तो नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट सदैव जीरो होता है, सदैव जीरो होता है। कुछ भी कर लो तुम जीरो ही आएगा, कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा जी। ठीक है, तो एक्सियल के लिए कुछ वैल्यू है, पर इक्वेटोरियल के लिए तो जी जीरो वैल्यू है। इक्वेटोरियल पॉइंट कोई सा होगा, जीरो ही वैल्यू आएगी जी। इस पूरी लाइन पर जीरो वैल्यू है, क्योंकि सब पर दूरियां सेम होंगी, चाहे ये दूरी ले लो, 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 है ना, सबके लिए जीरो ही आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट की जहां तक बात है। तो खत्म। ईपीएस देख लो एक बार जरा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस डायपोल के लिए। ये वाला डायपोल का है, ये वाला डायपोल का नहीं है, सिमिलर चार्जेस का है। ठीक है, देखो ये करने के लिए मैं आपको एक जुगाड़ सिखाता हूं, RDX। अभी आपने शक्ल देख ली, डर लग रहा होगा देख के, हिप्नोटाइज हो रहे होगे थोड़े से, मैं भी होता था। इसकी शक्ल देखूंगा हिप्नोटाइज हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर सवाल बने हुए हैं इसके ऊपर भी, ड्रॉ करने के लिए मैं आपको इसका एक RDX देता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर डायपोल का पूछा गया है ना, या फिर सिमिलर चार्जेस का पूछा गया, तो आपने क्या करना है? जैसे ये सिमिलर का है और ये वाला डायपोल का है, तो आपने क्या करना है? सुनिए ध्यान से, सुनिए। RDX दे रहा हूं, मतलब जुगाड़ है, प्रॉपर जुगाड़ है, ये प्योर जुगाड़ है बिल्कुल। ठीक है ना भाई, ये मत कहना सर ये क्यों होता है, अब ऐसा ही है भाई। RDX मैंने बनाया तो फिर मैं क्या बताऊं अब क्या है, मैंने जैसा मेरे को समझा मैंने वैसा बना दिया अपने माइंड में जुगाड़। ठीक है ना भाई, जुगाड़ है प्रॉपर। देख सुन, तू ये बात जानता है कि प्लस प्लस वाले चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? जल्दी बोल, जल्दी बोल। प्लस प्लस वाले रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं? जल्दी बोल। सर अट्रैक्ट करते हैं। बढ़िया, लेकिन उनका ईपीएस रिपेल करेगा। दिमाग में बैठा, ये जो RDX है वो दिमाग में बैठा। दो चार्जेस अगर अट्रैक्ट करते हैं तो उनका ईपीएस रिपेल करता है, दो चार्जेस अगर रिपेल करते हैं तो उनका ईपीएस अट्रैक्ट करता है। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है, अभी दिखाऊंगा, सबर रख, सबर रख। ठीक है, तो ये दो चार्जेस क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली में तो रिपेल करते हैं, लेकिन इनका ईपीएस अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही दो चार्जेस, इसको इधर खिसकाता हूं थोड़ा सा, दो चार्जेस माइनस माइनस है, क्या करेंगे? रिपेल, लेकिन इनका ईपीएस अट्रैक्ट करता है। दो चार्जेस तो रिपेल यानी आर रिपेल करते हैं, लेकिन इनका ईपीएस अट्रैक्ट करता है। और दो चार्जेस अगर अट्रैक्ट करते हैं, कब करेंगे? जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनका ईपीएस रिपेल करता है। उल्टा है मामला। ये RDX मैंने याद करा था अपने टाइम पे, जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत शरारत नहीं करता था, क्योंकि मैं उतना भी छोटा नहीं था कि शरारत करूं। ठीक है ना, लॉलीपॉप भी नहीं चूसता था, इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन ये मैंने अपने दिमाग में तब बना लिया था RDX। तब उसका नाम RDX नहीं था, ये तो तुम ही लोगों ने नाम रखा है, इसका नाम RDX रख दो सर। ठीक है ना, तो तुम ही ने नाम दिया RDX। ठीक है ना, लेकिन तब मैं इसको जुगाड़ बोलता था, जुगाड़। ठीक है ना, तो क्या जुगाड़ है?
चार्जेस रिपेल तो ईपीएस अट्रैक्ट, चार्जेस अट्रैक्ट तो ईपीएस रिपेल। कैसे होता है अब आ जाओ दिखाता हूं, कैसे बनाना है इन तीनों का ईपीएस, आओ आपको दिखाता हूं। रिपेल हो रहे हैं, ईपीएस अट्रैक्ट होगा। घुस रहा है एक दूसरे में, देखो एक दूसरे में घुसता है इनका ईपीएस। कुछ ऐसा, ठीक है ना। अच्छा पास वाला तो पास ही रखना, मतलब ये जो अंदर वाले हैं ना, थोड़े एक और ईपीएस अंदर बनाता हूं, अंदर वाले ऐसे बनेंगे, ऐसे। देखो इधर को खिसके हुए हैं थोड़े थोड़े, है ना, थोड़े थोड़े इधर को खिसके हुए हैं ये। ऐसे यहां भी बनाता हूं इसका भी, देखा, ईपीएस थोड़े थोड़े इधर खिसके हुए होंगे, एक दूसरे में ब्लेंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे में। ईपीएस कट नहीं कर रहे, ये मत समझना दो काट रहे हैं एक दूसरे को, ना काट नहीं रहे, बनते ही ऐसे हैं, ये ब्लेंड होते हुए बनते हैं एक दूसरे में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ईपीएस रिपेल करवाऊंगा इनके, देखना जरा, थोड़ा उधर खिसकाता हूं इसको, ईपीएस रिपेल करेंगे ऐसे। लग रहा ना ऐसा कि उधर को खिसक रहे हैं ईपीएस, तो ऐसा ही होता है, उधर को खिसकेंगे। ये जुगाड़ मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ है, अपने बचपन का, ठीक है। अब दिखा, शक्ल दिखाता हूं, चेक कर ले, चेक कर ले, देख माइनस है प्लस है, चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन देख ईपीएस एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ईपीएस एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ऐसे ही बनाया जाता है। इधर देख दोनों प्लस प्लस है ना, ब्लेंड हो रहे हैं, देख ब्लेंड हो रहे हैं, है ना, इधर को खिसके हुए हैं। अपने हाथ से बना के देखेगा थोड़ा बेटर लगेगा, नहीं तो इसको देख के तो हिप्नोटाइज ही होता है बच्चा, ठीक है ना। सही है, कैसा लगा आरडीएक्स, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। चलो होमवर्क आपका यही है, नोट्स बनाए जाएं, कोई एक आधा होमवर्क है तो किया जाए, कोई डीपीपी में, पिछली डीपीपी में सवाल नहीं बने थे अगर, क्योंकि नहीं बनेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना, और डीपीपी नहीं, डीपीपी थोड़ी सी आगे चलती है, हम थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं। तो जो डीपीपी के सवाल नहीं बनते उसको लेक्चर लेने के बाद फिर से अटेम्प्ट करा करो, ठीक है ना, या ट्राई करा करो कि अगले लेक्चर को देखने के बाद पिछले लेक्चर की डीपीपी लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि डीपीपी में हो सकता है कभी ज्यादा सवाल भी आ जाए जो हमने पढ़े ना हो, तो उनको छोड़ देना, उनको छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नोट्स जरूर कर लेना, होमवर्क कर लेना बेटा, डीपीपी जरूर करनी है आपने, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको, खेद है मुझे बताते हुए कि कल यानी शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, पर शनिवार को पक्का होगी। शनिवार वैसे क्लास आपकी होती नहीं, तो कल वाली क्लास कैंसिल होकर के शनिवार को लगेगी। अब आप सोचोगे क्या सर, क्यों सर, ऐसा क्यों सर? बेटा जैसा हमने 10th क्लास का सेलिब्रेशन किया था बोर्ड का, वैसे ही 12वीं क्लास का भी होगा। जो पिछले साल परिश्रम में पढ़े थे मुझसे, लास्ट ईयर मेरे पास परिश्रम का एक बैच था जिसका नाम था परिश्रम रिलोडेड, जैसे अभी आया ना उदय रिलोडेड 11th का, ऐसे पिछले साल आया था परिश्रम रिलोडेड बैच। तो बहुत सारे बच्चे जो परिश्रम से लास्ट ईयर पढ़े थे, परिश्रम 1, 2 रिलोडेड ऐसे आए थे, वो सारे बच्चे जो हैं उनमें से जो मतलब ऑब्वियसली मेरिटोरियस बच्चे जो हैं वो आएंगे, तो उनके साथ मेल मिलाप है और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फोटोज वगैरह होंगी और गिफ्ट्स उनको दिए जाएंगे, माला मुला, मेडल वेडल सब चीजें, है ना। फेलिसिटेशन प्रोग्राम है मतलब उन बच्चों का, क्योंकि वो बच्चे भी भाई हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितने 10th बोर्ड के बच्चे होते हैं। बच्चा तो हर कोई इंपॉर्टेंट है। तो जो 12वीं बोर्ड में अच्छा स्कोर लेकर के आए हैं आपके सीनियर्स, उनसे मुलाकात कल होने जा रही है, तो इसके लिए आपकी क्लासेस कैंसिल रहेंगी, तो टेंशन ना लें आप, परसों आपकी क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। जो कल कैंसिल होगी वो परसों लगा दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से भी शायद रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन फेस टू फेस, लेकिन तब तक के लिए
एक दिन का गैप मिल रहा है, यानी कल आपको गैप मिल रहा है, तो कल प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। जो टॉपिक छूट गए हैं, जो डीपीपी, जो सवाल छूट गए हैं, वो ट्राई कर लीजिएगा। परसों मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा कंडक्टर्स। कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले कंडक्टर्स पढ़ना पड़ता है, तो कंडक्टर्स पढ़ेंगे हम परसों। टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।